सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इसमें है फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी find the 25th term of the AP -5, -5/2 -5, -5/2, 0, 5/2 0, 5/2, डॉट डॉट डॉट, ये करके छोड़ दिया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आपको इसकी इस AP की 25th टर्म बतानी है। ठीक है, तो 25th टर्म कैसे बताएंगे? आसान है। फर्स्ट टर्म क्या है? ए हो गया -5। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो -5/2 माइनस -5, तो -5/2 और माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये कितना हो जाएगा? -5 प्लस 5 2 ज़ा 10, ये 5/2 हो गया प्लस का 5/2। ये कॉमन डिफरेंस आ गया, ये ए आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। वो पूछ रहे हैं कि 25th टर्म बताइए। देयरफॉर 25th टर्म क्या हो गई? A25, तो ये हो जाएगी A प्लस 25 - 1 इंटू डी, A प्लस 25 - 1 इंटू डी, तो A कितना है? -5 प्लस 24 इंटू डी कितना है? 5/2, तो 2 12 ज़ा 24 -5 प्लस 12 5 ज़ा 60, 60 - 5 कितना हो गया बेटा? 55। ये हो गई 25th टर्म। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में एक इन्होंने ऑप्शन में भी दे रखा था। तो ऑप्शन देखिएगा क्या है, और डिटरमिन द AP whose third term is 5, determine the AP whose third term is 5, determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9. थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, एक AP जिसकी थर्ड टर्म 5 है, मतलब A3 इज इक्वल टू 5, A3 को क्या बोलेंगे? A प्लस 3 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5, मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद वो बोल रहे हैं एंड सेवंथ टर्म इज 9, सेवंथ टर्म इज 9 का मतलब A7 इज इक्वल टू 9। A प्लस 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9, तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इधर भी A प्लस 2D है, इधर A प्लस 6D है, दोनों में A दिखाई दे रहा है कॉमन। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सेकेंड इक्वेशन को 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 9, तो माइनस माइनस माइनस, ए से ये कैंसिल आउट हो गया, 2D माइनस 6D क्या हो गया? माइनस का 4D, और 5 - 9 हो गया माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस जो D है वो आ गया 1। फिर हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है कोई भी AP फाइंड आउट करने के लिए, और फर्स्ट टर्म चाहिए होती है। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी? यहाँ पर आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी इस वैल्यू को डाल दीजिए। आप यहाँ पर कहिए कि पुट D इज इक्वल टू
इन इक्वेशन 1, d की वैल्यू 1 आपने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो a प्लस 2 इंटू 1 मतलब d की जगह 1 डाल दिया इज इक्वल टू 5, तो a कितना हो गया 5 माइनस 2 मतलब a की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा था कि आपको AP बताना है, देयरफॉर एनी AP इज, कोई भी जो AP है वो क्या होता है, कोई भी AP वो ये होता है a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये होता है। तो a क्या है 3 कॉमा 3 प्लस डी यानी कि a प्लस 1, मतलब इसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, 4 हो गया, फिर 4 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, 5 हो गया, 3 4 5 लाइक दिस, ये हमारा AP हो गया। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर का क्वेश्चन 2 में है विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, without solving the following quadratic equation, without solving the following quadratic equation, comma, find the value of p for which the roots are equal. Find the value of p for which the roots are equal. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है बेटा px स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, px स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप ये देखिएगा क्या करेंगे इसको हम, बिल्कुल सही, जब इक्वल रूट्स होती हैं तो हमें क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर रख देना होता है। डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, बिल्कुल सही। तो हम क्या कहेंगे कि कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a क्या हो गया p, b क्या हो गया -4, x का कोफिशिएंट इधर b है, x का कोफिशिएंट इधर -4 है, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया -4, c क्या हो गया -3, a b और c इन तीनों की वैल्यू आ गई। इसके बाद देखिएगा for equal roots कैपिटल D इज इक्वल टू 0। कैपिटल D यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b कितना है -4, -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है p और c कितना है -3, तो ये हो गया 16 और माइनस इंटू माइनस 4 3 प्लस का 12, तो 16 प्लस 12p इज इक्वल टू 0, तो 12p इज इक्वल टू -16, 4 3 4 4 p इज इक्वल टू -4/3, यही आ रहा है सबका। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड में कोई चॉइस नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। Find the solution of the following equation. One upon x minus 3 minus 1 upon x plus 5
इज इक्वल टू 1/6। सेमी कॉलन करके लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 3 कॉमा -5। x इज नॉट इक्वल टू 3 कॉमा -5 के x 3 के भी इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x माइनस 3 है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखूंगा तभी x 3 के बराबर आएगा। x प्लस 5 है डिनोमिनेटर, जब इसको 0 के बराबर रखूंगा तभी x की वैल्यू -5 आएगी। ठीक है, तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम लेंगे पहले। वन अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 5 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो बिल्कुल जब अलग अलग टर्म्स होती हैं तो एलसीएम कैसे लिया जाता है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक्स प्लस 5 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 5, इधर माइनस साइन है। एक्स माइनस 3 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। अब देखिएगा ये हो गया x प्लस 5 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का 3 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 क्या हो गया? प्लस का 5x, माइनस 3 इंटू एक्स हो गया माइनस का 3x, माइनस 3 इंटू 5 हो गया माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/6। चलिए जी, तो इधर न्यूमरेटर में माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया। 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। न्यूमरेटर में रह गया 8, और नीचे देखिएगा, नीचे है एक्स स्क्वायर, 5x माइनस 3x हो गया प्लस का 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 कितना हो गया? 48 माइनस 15 माइनस 48 इज इक्वल टू 0 कितना हो गया? 6 माइनस 64 नहीं, ये दोनों 63 हो गया। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 63, बता दो जी माइनस 63 9 और 7 9 और 7 9 7 से 63 होता है। मुझे प्लस का 2x चाहिए, तो क्या करूंगा? प्लस का 9x माइनस का 7x, 9x माइनस 7x, समझ रहे? एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 7x माइनस का 63 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमने x ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस 9, यहाँ पर माइनस 7, तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इधर भी x प्लस 9 है, इधर भी x प्लस 9 है, x प्लस 9 ले लिया कॉमन, इधर बचेगा x, इधर बचेगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इधर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 9 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस का 7। ठीक है, ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोई चॉइस नहीं थी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट कैपिटल ए from an external point capital A, comma, two tangents AP and AQ are drawn. Two tangents AP and AQ
external point capital A, two tangents AP and AQ are drawn to a circle with center O. To a circle with center O. To a circle with center O. Full stop. At one point B on the circle. At one point capital B on the circle, tangent is drawn. Tangent is drawn. Comma, which intersects AP and AQ at C and D. Which intersects AP and AQ at AP and AQ at C and D respectively. Full stop. If AP is equal to 20 centimeters, if AP is equal to 20 centimeter, comma, find the perimeter of the triangle ACD. Find the perimeter of the triangle ACD. अब देखिएगा, from an external point capital A, two tangents AP and AQ are drawn to a circle with center O. तो पहले एक सर्कल बना लीजिए. इस सर्कल का सेंटर हो गया O. मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया यहाँ पर A से मैंने एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया और एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया. ये हो गया AP और ये वाला हो गया AQ. AP and AQ are drawn to a circle with center O at one point B on the circle. सर्कल पर कोई एक पॉइंट और है B on the circle. Tangent is drawn which intersects AP and AQ at C and D respectively. ठीक है, तो क्या है कि ये एक टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया, एक और टेंजेंट है जो AP को और AQ दोनों को इंटरसेक्ट करता है एट C and D. इसका मतलब लाइन जो है वो यहाँ से कहीं जाएगी, टेंजेंट यहाँ होगा, तभी तो AP को और AQ को दोनों को इंटरसेक्ट करेगा. मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि एट वन पॉइंट बी ऑन द सर्कल, तो वो जो पॉइंट है वो आप लीजिए जहाँ लेना है. तो मैं जानबूझकर उस पॉइंट को यहाँ पर लूँगा. तो ये पॉइंट B हो गया. इन्होंने बोला, ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है भाई, समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है, यस सर. चलिए ठीक है. तो अब आप ये देखिएगा, वो बोल रहे हैं एट वन पॉइंट B ऑन द सर्कल टेंजेंट इज ड्रॉन. B पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया विच इंटरसेक्ट्स AP एंड AQ एट C एंड D रिस्पेक्टिवली. AP को इंटरसेक्ट करता है बेटा C पर और AQ को इंटरसेक्ट करता है D पर. ठीक है, वो बोल रहे हैं इफ AP इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, AP इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ACD. ठीक है, तो हम ये कहेंगे AP इज इक्वल टू AQ. ये पूरी लेंथ देखिएगा, AP इज इक्वल टू AQ. यहाँ रीजन में लिखिएगा टेंजेंट्स फ्रॉम A
इसको बोल दिया बेटा मैंने इक्वेशन नंबर 1। फिर अगर मैं ये देखूँ कि ये जो सी डी है ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जो सी है, अगर सी को एक्सटर्नल पॉइंट माना जाए तो सी पी एक छोटा सा ये टेंजेंट हो गया, और सी बी ये भी एक टेंजेंट हो गया, तो सी पी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा टेंजेंट्स फ्रॉम सी। समझ रहे हैं? ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सी पी इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, सी पी इज इक्वल टू सी बी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलिए। रीजन में लिखना बेटा टेंजेंट्स फ्रॉम सी, टेंजेंट्स फ्रॉम सी, सी पी इज इक्वल टू सी बी। उसके बाद हम ये कहेंगे कि अब एक ये जो डी है इसको एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू डी क्यू। ये जो डी बी है ये टेंजेंट है और ये डी क्यू है ये टेंजेंट है, तो डी बी इज इक्वल टू डी क्यू। इक्वेशन 3 रीजन में लिखिएगा टेंजेंट्स फ्रॉम डी, टेंजेंट्स फ्रॉम डी। इसके बाद अब देखिएगा, अब हम ये कहेंगे कि हमको ए सी डी ट्राइंगल का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो नोट करिएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, ए सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब क्या करेंगे कि ये जो सी डी है ना, इस सी डी को मैं लिख सकता हूँ सी बी प्लस डी बी। ये जो सी डी है बीच में इसको मैं लिख सकता हूँ सी बी प्लस डी बी। ए सी एज इट इज रहेगा और सी डी को क्या लिखेंगे सी बी प्लस डी बी और प्लस ए डी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि ये जो सी बी है ये तो सी पी के इक्वल है, तो सी बी की जगह पर मैं सी पी लिख दूंगा। ऐसे ही ये जो डी बी है ये डी बी डी क्यू के इक्वल है, तो डी बी की जगह मैं डी क्यू लिख दूंगा। समझ रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा ए सी तो एज इट इज, और जो सी बी है सी बी की जगह मैं लिखूंगा सी पी प्लस डी बी की जगह हम लिख देंगे डी क्यू और प्लस ए डी। अब देखिए ए सी और सी पी, ये जो AC है और ये जो CP है, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा AP। तो ये हो गया AP। इसी तरह से DQ और AD, DQ और AD जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो AQ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया AQ और AP और AQ भी इक्वल है, तो AQ को भी AP ही लिख दो आप। यहाँ तो लिखना फ्रॉम 2 and 3 सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन की हेल्प लेकर मैंने CB की जगह CP लिख दिया, CB की जगह CP लिख दिया, और थर्ड इक्वेशन की हेल्प लेकर मैंने DB की जगह DQ लिख दिया। AC प्लस CP बन गया AP, AC प्लस CP बन गया AP, और AD प्लस DQ, AD प्लस DQ बन गया AQ। AP और AQ इक्वल है, AP को AP ही लिखा रहने दो, AQ को AP ही लिख दो क्योंकि दोनों इक्वल है। रीजन में लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ये आ गया। अब AP प्लस AP क्या हो गया बेटा ट्वाइस ऑफ AP इज इक्वल टू 2 इंटू AP की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 20 मतलब आपका रिजल्ट आ गया 40 सेंटीमीटर। बताइए जी, क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई। अर्णव, अक्षरा, आशिका, ध्रुव, मोदित, पालकी, न्यासा, सभी को क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ बॉय
द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ बॉय एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो, एंड लेंथ ऑफ इट्स नहीं हिज होना चाहिए, एंड लेंथ ऑफ हिज शेडो is 1:1. 1:1. Full stop. Find the angle of elevation find the angle of elevation of the boy's head at that moment. Angle of elevation of the boy's head at that moment. ऐसे ही बता दोगे? 45. बहुत बढ़िया, 45 डिग्री। ये कैसे पता चला? देखिए देखिएगा, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ बॉय एंड लेंथ ऑफ हिज शेडो। तो कोई एक बॉय ऐसे खड़ा हुआ है यहाँ पर, इसको बोल दीजिए ए बी हो गया बॉय, और ये हो गई उसकी शेडो। तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि बॉय की लेंथ का और शेडो का जो रेशो है वो 1:1 है। इसका मतलब गिवन बॉयज लेंथ अपॉन shadow's length is equal to 1/1, और बॉय लेंथ क्या हो गया परपेंडिकुलर, और शेडो की लेंथ क्या हो गया बेस। तो इसका मतलब क्या है कि ये tan थीटा दे रखा है आपको, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री होता है तभी तो tan थीटा 1 होता है। तो यहाँ से सीधा सीधा आ गया। तो कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि वो आपका कुछ सेकंड्स में ही हो जाता है। उसके बाद 6th क्वेश्चन देखिएगा सेक्शन ए का, कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। Calculate the median for the following data. Class interval, इधर ये आएगा नहीं, मैं आगे इधर लिखा हूँ। क्लास इंटरवल, और फिर नीचे दे रखा है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल दे रखा है 130 to 139। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4। फिर अगला 140 से 149।
फ्रीक्वेंसी दे रखी है 9, फिर 150 से 159, फ्रीक्वेंसी है 18, फिर 160 से 169, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 28, फिर 170 से 179, फ्रीक्वेंसी है 24। दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को? 180 से 189, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, और 190 से 199, इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है हमको 7। तो देखिएगा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, वो बोल रहे हैं कि इस डेटा का मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डेटा दे रखा है मेरे को एक्सक्लूसिव डेटा दे रखा है, इसको इंक्लूसिव बनाना होगा। कैसे? 130 से 139 है, हाँ बिल्कुल, तो 139 और फिर अगला की लोअर लिमिट क्या है 140, तो एक का डिफरेंस है, तो एक का आधा कर दो, 1 का आधा कर दो। 1 का आधा क्या होता है 0.5, 0.5 को अपर लिमिट जो होती है, अपर लिमिट में उसको ऐड कर देते हैं और लोअर लिमिट में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि हमारा क्लास इंटरवल क्या बनेगा, वन 130 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या हो गया बेटा 129.5, और 139 में 0.5 ऐड कर दो तो ये हो गया 139.5। 140 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो तो 139.5, 149 में ऐड करेंगे तो 149.5, 149.5 टू 159.5, 159.5 to 169.5, 169.5 to 179.5, 179.5 to 189.5, और 189.5 to 199.5। ठीक है, अब वैल्यूज देखिएगा, ये आ जाएगी फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, फिर 9, फिर 18, फिर 28, फिर 24, फिर 10 और 7। ठीक है, तो क्लास इंटरवल हो गया, फिर फ्रीक्वेंसी हो गई। उसके बाद देखिएगा कि जब मीडियन निकालते हैं तो हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई CF। तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ये 4 हो गया, अगली क्या होगी 4 + 9 13, अगली क्या होगी 13 + 18 कितनी 31, अगली क्या होगी 13 + 28 कितनी, 31 + 28 कितना हो गया 59। ठीक, ये हो गया 59, 59 + 24 83 और 10 93 और 93 और 7 100 हो गया। ये सारी फ्रीक्वेंसीज का अगर मैं सम करता हूँ ना तो उसको कैपिटल N बोल देते हैं या सिग्मा FI भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल आना चाहिए, सबको ऐड करिए 100 आ रहा है। अच्छा, अब हमारे ना 2 स्टेप्स होते हैं इसमें, मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। ठीक है, तो n/2 क्या हो गया बेटा यहाँ पर 50, n/2 इज इक्वल टू n क्या है 100, तो n/2 क्या हो गया 100/2 यानी कि 50। तो हम क्या करेंगे, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50, 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 13, 31, 59। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो क्लास है ये मेरी क्या हो गई मीडियन क्लास। देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू हो गया 159.5 टू
169.5 ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। उसके बाद देखिएगा अब मीडियन का फॉर्मूला निकालना है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू L plus n L upon 2 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF upon सी एफ अपॉन F एफ into H. इंटू एच। बहुत बढ़िया भाई, फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है, याद रखना। लोअर लिमिट क्या होगी मीडियन क्लास की 159.5 प्लस n/2 अभी अभी कैलकुलेट करा 50 माइनस सी एफ क्या होगा 31. बहुत बढ़िया। बस ये याद रखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली मत लिख देना, ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास 31 अपॉन एफ क्या लेंगे 28. 28 फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की ही ली जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोबारा बता देता हूँ, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, ये होता है। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। हमारा पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि हम कैपिटल N निकालते हैं, मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, और फिर उसका हाफ करते हैं n/2। तो n/2 हमारा कितना आ गया 50 आ गया। मुझे ये ढूंढना होता है कि 50 यानी कि n/2 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो 50 से जस्ट बड़ा नंबर इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में जस्ट बड़ा नंबर है 59। 59 के कॉरस्पॉन्डिंगली ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या होती है 159.5, ये अपर है ये लोअर है, तो 159.5 तो लिख दिया लोअर लिमिट की जगह, ये फॉर्मूला है। प्लस n/2 कितना है 50 आ गया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं ये वाली नहीं, इससे पहले वाली क्लास की ली जाती है हमेशा फॉर्मूले में। ठीक है, तो 50 माइनस 31 हो गया अपॉन f यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी ली जाती है वो 28 है। तो ये हो गया 28 मल्टीप्लाइड बाई h क्या है क्लास विड्थ, 129.5 से 139.5 कितना विड्थ है, कितना गैप है 10 का गैप है, तो ये हो गया 10। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि क्या करना होगा इसमें हमें, ये हो गया 159.5, 50 माइनस 31 कितना हो गया 19 हाँ सर, प्लस का 19 इंटू 10 अपॉन 28। तो क्या 28 के टेबल में 190 आता है? नहीं ना, चलो देखते हैं कितना डिवाइड हो जाता है। 2 14 सा 28 और 2 5 सा 10, बस अब डिवाइड होगा 95 अपॉन 14 हो गया 6. तो 14 7 सा 98 होता है, लेकिन 14 6 सा कितना होता है 84। तो 14 6 सा 84, 95 माइनस 84 हो गया 11, 11 के आगे 0 लगाया 110 हो गया 110। तो 14 110 है ना, 7 8 6.7. 14 8 सा 112 होता है, हाँ तो 14 7 सा ही लेंगे 98, 110 में से 98 गया तो 12 आ गया 120 आ गया, 14 8 सा 112 तो 6.78 करके छोड़ दो, ये हो गया 159.5 है तो 159.50 प्लस करा तो 0 प्लस 8 हो गया 8, 5 प्लस 7 हो गया 12, 1 कैरी आ गया 1 प्लस 9 10 और 6 16, 1 कैरी 1 प्लस 5 अगेन 6 166.28, ये मीडियन है इसका। ठीक है, तो कभी कभी देख लीजिए भाई ऐसा धोखा भी हो जाता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन इतना लंबा भी आ जाता है। हालांकि मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन बताया है तो हमें थोड़ा सा समझदारी दिखानी होगी इसमें, क्योंकि इसके साथ एक चॉइस भी दे रखी थी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ ये 0.5 वाला है, जनरली ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी टफ हो जाती है, जहाँ पर भी ये 0.5 वाले आ जाते हैं। अगला इसमें दे रखा है, उसमें मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड वाला इसके कंपैरिजन में तो आसान ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि मोड में हाँ नहीं वो तो मतलब जिसमें डेटा दे रखा होता है तो उसमें मैं पूरा टेबल बनाऊंगा, लेकिन मेरा एक काम आसान हो जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी ही नहीं है। ठीक है ना, तो मोड वाला ये हम क्या देखेंगे, हम चॉइस देखेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना सब कुछ करना पागलपन है, समझ रहे हैं? सैम्पल पेपर की हमको प्रैक्टिस क्यों करनी है, एक कोई भी बच्चा बोर्ड में ये ना कह दे कि मुझे टाइम कम पड़ा था। जैसे आप ये देखिएगा कि अभी ये 6वां क्वेश्चन है, सेक्शन ए का कंप्लीट हो गया, 6 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें एक ना चॉइस दे रखी थी शुरुआत में भी
क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी और दूसरा था डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। तो क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स थे। उन दो पार्ट्स में मुझे ये समझ में आ गया कि जिसमें उन्होंने बोला है ना कि एक एपी दे रखा है और सीधा बोल दिया कि 25th टर्म निकालो, वो ज़्यादा आसान है। जहाँ पर इन्होंने दूसरे में बोला कि डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9, तो एक बार थर्ड टर्म का फॉर्मूला लिखो, इक्वेशन लिखोगे, एक बार आप सेवन्थ टर्म का लिखोगे, तो दो इक्वेशन आएंगी, फिर दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, लंबा हो गया। ठीक है, तो जब आप इसमें टोटल 10 सैम्पल पेपर दे रखे हैं, मेरी सजेशन मानिए कोई भी आप ले लो, चाहे ये ले लीजिए, चाहे आप ओसवाल का या एजुगार्ड का, लेकिन जल्दी से जल्दी ले लो, टाइम मत खराब करो उसमें। ठीक है, जब तक 4-5 सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करोगे सामने घड़ी रख कर, तब तक ये नहीं पता चलेगा हम कितने पानी में। डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, समझ रहे हैं, परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगी। ये समझ में आ जाएगा कि मैं पेपर में कौन से क्वेश्चन में अटक सकता हूँ, कौन सा क्वेश्चन आते ही मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती है, तो फिर मुझे उसी चैप्टर का खास तौर पर रिवीजन करना है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन जो चॉइस में दे रखा है वो मैं लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो हो गया, इसका मैं एक बार आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। 166.29 हमारा 283। अब इसके साथ चॉइस में देखिए क्या दिया था। The following data gives the distribution of the total household expenditure total household expenditure in rupees of manual workers in a city. डेटा देखिए क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर और फ्रीक्वेंसी। एक्सपेंडिचर कितना है, 1000 से 1500, फिर 1500 से 2000। सर अगर मोड में जो क्लास मार्क आते हैं वो इक्वल नहीं होते तो हमें उनको इक्वल करने की ज़रूरत पड़ती है। मोड में भी हाँ इक्वल करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं कि मोड में क्लास मार्क्स आपके अनइक्वल आ रहे हैं, वो इक्वल ही आएंगे। 2000 से 2500, फिर है फ्रीक्वेंसी। नमस्ते। 24, 40, 33 गुड इवनिंग। 24, 40, 33, 28, 33, 28, 30, 22, 16, 7। वो पूछ रहे हैं फाइंड द मोड फ्रॉम द अबव डेटा। इस डेटा में से मेरे को मोड निकालनी है, तो सबसे पहले ये देख लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। ठीक है,
यहाँ पर क्वेश्चन ये था, पहले मेरे को उसको इंक्लूसिव में बनाना पड़ा, ठीक। यहाँ पर मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर भी अपर लिमिट 1500, इसकी लोअर लिमिट 1500। तो जब हमको इस तरीके से दे रखा होता है डेटा जिसकी अपर और लोअर लिमिट सेम होती हैं, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। तो एक काम तो ये आसान हुआ है। दूसरा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 1500 टू 2000। बेटा ये मेरी क्या हो गई? मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास हो गई, ये 1500 से 2000, ठीक है। और ये वाली फ्रीक्वेंसी को मैं बोलूँगा f0, इस वाली फ्रीक्वेंसी को मैं बोलूँगा f1, और इस वाली फ्रीक्वेंसी को बोलूँगा मैं f2। मोड निकालिए, सीधा एक फॉर्मूला है मोड का। कोई आपको ऐसा नहीं करना कि सारी फ्रीक्वेंसीज का कुछ एडिशन करना हो, कुछ नहीं। मोड क्या होगा? L into F1 minus F0 L plus L plus F1 minus F1 F0 minus F0 upon 2F1 2F1 minus F F0 minus F2 प्लस नहीं, माइनस ही है सर। minus माइनस into 2F1 minus F0 minus F2 और मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है। देखिए लोअर लिमिट कितनी है? 1500 प्लस F1 minus F0 40 minus 24 लिखा ऊपर, 40 minus 24, नीचे कितना? 2F1 यानी कि 2 into 40 माइनस F1 कितना? सॉरी माइनस F0 कितना? माइनस F0 24 और माइनस F2 33 इंटू H कितना है? 500। भाई 500 का डिफरेंस है। ठीक, इज इक्वल टू 1500 प्लस 40 माइनस 24 कितना हो गया? 16 अपॉन 40 इंटू 2 मतलब 80 माइनस 33 और 20 हो गया 53 और 57 इंटू 500 16 अपॉन 23 into 500 8,000 upon 23 कर लो डिवाइड 23 2 जा 46 23 3 जा 3 3 जा 9 3 3 जा 23 3 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 कितना बचेगा 11 110 आ गया 4 जा 23 4 जा 5 जा 4 जा 92 तो 4 3 जा 12 4 2 जा 8 और 1 9 92 हो गया 18 तो 92 करेंगे तो ये 18 बचा फिर एक जीरो और आ गया अब 7 161 times 2 ठीक है गुड इवनिंग कितना 161 yes sir 161 कितना बचा 90 19 एक जीरो और लगाओ 8 184 times ठीक है छोड़ दीजिए 1500 प्लस 347.8 कितना हो गया 147.8 ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, यहाँ हालांकि इस 23 ने थोड़ा सा हमारा काम बढ़ा दिया, पर लगभग आप देखेंगे कि अगर मोड और मीडियन आ जाए तो मोड ज़्यादा आसान होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं निकालनी पड़ रही उसमें। तो सब देख लेता हूँ 1847.826 ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके आप मंगा लीजिए, इस पर 150 लिखा हुआ है, 4-5 दोस्त अगर मिलकर मंगा लोगे शायद 120 का पड़ जाएगा, जो भी डिस्काउंट तो मिल ही जाता है ठीक है ना। तो कोई भी आप सैम्पल पेपर ले लो, कम से कम 4-5 जरूर कर लो प्रैक्टिस, टाइम है आपके पास ठीक है। चलिए जी ओके।